हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संजय मौर्य है। मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक कर रहा हूँ। मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का कंटेंट लाया हूँ जिससे आप लोग केमिस्ट्री को आसानी से जेईई मेंस और जेईई एडवांस में क्रैक कर सकें। मेरा केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल आया था। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। इसका ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों में ही बहुत यूज है। तो हम शुरू करते हैं पहला टॉपिक सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का कि केमिस्ट्री क्या होता है। केमिस्ट्री जो होता है वो किसी भी मैटर या सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज, उसके स्ट्रक्चर, उसके कंपोजिशन और उसके इंटरेक्शन के बारे में बताता है। तो हम लिखते हैं केमिस्ट्री डील्स विथ प्रॉपर्टीज, composition, structure and interaction of the substance। तो बच्चों, आप यहाँ देख रहे हैं हम केमिस्ट्री का डिफिनेशन लिखे हैं। अब आपको समझाने की कोशिश है। केमिस्ट्री जो होता है वो किसी भी सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज, उसके कंपोजिशन और उसके इंटरेक्शन के बारे में बता। जैसे ये कोई सब्सटेंस है तो हम अगर केमिस्ट्री में इसे बात करेंगे तो हम पहले बताएं ये किससे बना है। तो ये एक पॉलीमर से बना है। इसे हम आगे पढ़ेंगे कि पॉलीमर क्या होता है, इसका कंपोजिशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, हम इसे आगे बढ़ेंगे आगे चैप्टर में। अब हम आगे बढ़ते हैं कि केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री का यूज हमारे जीवन में लगभग हर जगह होता है। जैसे हो गया हमारे दिमाग का फंक्शन जो होता है वो भी केमिस्ट्री की वजह से काम करता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, फर्टिलाइजर जो बनाते हैं वो भी, डिटर्जेंट हो गया, सोप्स हो गए और जो टूथपेस्ट करते हैं वो सब केमिस्ट्री का देन है। तो हम आपको केमिस्ट्री के बारे में और डिटेल्स दें। इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ। इसका यूज होता है फर्टिलाइजर बनाने में, कोलगेट जिसे हम टूथपेस्ट कहते हैं, एलॉय बनाने में। एलॉय का तो यूज आपने सुना होगा, जैसे ब्रश हो गया। ब्रश बनाते हैं तो उसमें कोरोजन नहीं होता, तो इसका बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में। एलॉय का यूज तो एरोप्लेन में भी होता है, उसके वेट को कम करने के लिए, एक्सेट्रा। इसका यूज ड्रग्स में भी होता है। कुछ ड्रग्स के हम आपको नाम बताते हैं। जैसे हो गया AZT, इसका नाम है एडिनो थाइमीन। इसका यूज
अब हम बता रहे हैं AZT ड्रग्स का यूज कहाँ होता है? इसका यूज एड्स के ट्रीटमेंट में होता है। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। एक और बहुत फेमस ड्रग्स है जिसका नाम है टैक्सोल। टैक्सोल का यूज कैंसर में होता है, कैंसर थेरेपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बताते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है, जैसे पहले हम बता देते हैं आपको मैटर क्या होता है, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। मैटर एनीथिंग which has a mass and occupy space। कोई भी चीज जिसके पास मास होता है और वो स्पेस को ऑक्युपाई करता है उसे मैटर। जैसे ये मार्कर है, ये इसे रखने के लिए तो स्पेस की जरूरत पड़ती है और इसका कुछ मास भी होगा। मास किसे कहते हैं? मास इसका जो पार्टिकल्स है इस मैटर का, उसे मास कहते हैं। तो कुछ एग्जांपल बता देते हैं मैटर का। जैसे हो गया पेन, हो गया टेबल, हो गया चेयर, हो गया एक्सेट्रा। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आगे हम अब बताते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं? जो मैटर होता है उसके 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो सॉलिड जैसे ये मार्कर है, ये सॉलिड है। अब हम बताते हैं पहले सॉलिड की प्रॉपर्टी, तब आपको समझ में आ जाएगा कि सॉलिड क्या होता है। सॉलिड जो होता है उसके पास फिक्स्ड शेप होता है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, इसके पार्टिकल्स का मूवमेंट बहुत कम होता है। पार्टिकल्स मूवमेंट इज लेस। एग्जाम्पल बात कर लेते हैं सॉलिड का। आयरन जैसा हो गया, टेबल, वुड, एक्सेट्रा। ठीक है, अब सॉलिड हम जान, सॉलिड क्या, सॉलिड का फिक्स्ड शेप होता है, उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, उसके पार्टिकल का मूवमेंट बहुत ही कम होता है। अब मार्कर के देखते हैं, ये मार्कर है, इसका शेप तो फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो रहा है, और इसका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स्ड है।
तो ये क्या है, सॉलिड है। अब हम बताते हैं लिक्विड क्या होता है। आपने वाटर तो देखा होगा, वाटर एक लिक्विड है, वाटर ऑयल। तो इसका जो शेप होता है वो शेप फिक्स्ड नहीं होता, ये जिसमें रखेंगे उसका शेप ले लेगा। जैसे आप किसी बॉटल में वाटर रखेंगे तो उस बॉटल का शेप ले लेगा, ग्लास में रखेंगे तो उस ग्लास का शेप ले लेगा, जिस कंटेनर में रखेंगे उसी का शेप ले लेगा। तो हम इसे लिखते हैं टेक शेप ऑफ कंटेनर। अब इसके वॉल्यूम की बात करते हैं। इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। जैसे अगर हम किसी बोतल में 1 लीटर लिक्विड लिए हैं तो वो किसी दूसरे बोतल में रखेंगे 2 लीटर थोड़ी ना हो, वो तो 1 ही लीटर रहेगा। तो हम इसे कहते हैं वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। अब हम बात करते हैं इसके पार्टिकल के मूवमेंट की। इसके जो पार्टिकल के मूवमेंट होते हैं वो सॉलिड के पार्टिकल के मूवमेंट से थोड़ा हाई होते हैं। तो हम इसे लिख देते हैं मूवमेंट ऑफ पार्टिकल हाई देन सॉलिड। ठीक है, अब हम इसका एग्जांपल बता दें। हम तो वाटर आपको पहले एग्जांपल तो पहले वाटर लिख लेते हैं। अब आगे मरकरी है और ऑयल जो होता है वो भी। तो बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए। आगे हम गैस की प्रॉपर्टी बताते हैं क्योंकि अभी यहाँ जगह नहीं है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। जो गैस होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड नहीं होता। वो जिस कंटेनर में रखेंगे उस पूरे कंटेनर को होली ऑक्यूपाई कर लेगा। उसका वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता और उसका शेप भी फिक्स्ड नहीं होता। तो हम इसे लिख देंगे हैव नो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। इसके पार्टिकल के बीच का मूवमेंट जो होता है वो वेरी हाई होता है, बहुत रैंडम मोशन होता है। तो हम लिख देंगे पार्टिकल्स मूवमेंट इज वेरी हाई। अब डेंसिटी के बारे में देख लेते हैं। जो सॉलिड का डेंसिटी होता है वो वेरी वेरी हाई होता है इन दोनों के कंपैरिजन में। तो हम लिख देंगे डेंसिटी इज मोर देन solid, more than liquid and gas। अब लिक्विड की डेंसिटी की बात करते हैं। जो लिक्विड होता है उसकी डेंसिटी जो होता है वो सॉलिड से कंपैरिजन में कम होता है और गैस के कंपैरिजन में ज्यादा होता है।
तो हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन सॉलिड एंड मोर देन गैस। अब गैस के डेंसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। आप इसे नोट कर चुके होंगे, तो हम बताते हैं गैस की डेंसिटी। गैस की डेंसिटी जो है वो सॉलिड और लिक्विड जो है उन दोनों के कंपैरिजन में दोनों से ही कम होता है। तो हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ गैस इज वेरी लेस। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में बताते हैं। मैटर को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर जो होता है उसे दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। मैटर या है, इसे सब्सटेंस लिख देते हैं या फिर रहने दें, इसे या सब्सटेंस भी लिख सकते हो। एक जो क्लासिफिकेशन है मैटर का वो है मिक्सचर। दूसरा जो है वो प्योर सब्सटेंस। इसको फर्दर दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। इसका एक जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर, और एक जो है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। और इसे जो है प्योर सब्सटेंस को उसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक जो होता है वो एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। हम पहले यहाँ प्योर सब्सटेंस के बारे में बता देते हैं। प्योर सब्सटेंस, a substance which had only a single composition of a substance। एक प्योर सब्सटेंस जो होता है उसमें से सिंगल केमिकल कंपोजिशन होता है। It made up of only single type of substance। वो जो होता है वो किसी सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस के बने होता है, और इसमें जो और जो होता है इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो उसका रेशियो फिक्स्ड होता है। रेशियो नहीं, ये डिफिनेशन थोड़ा अलग, ये एलिमेंट का डिफिनेशन हो गया, तो हम इसे हटा देते हैं। जो प्योर सब्सटेंस होता है
A pure substance is made of two or more substances in which ratio of a substance is fixed. It is made of two or more substances whose ratio is fixed. अब हम बात कर लेते हैं मिक्सचर के। आप इसे नोट कर लीजिएगा, प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं। हम इसे मिटा देते हैं, आप इसे नोट कर चुके होंगे। अब पता मिक्सचर क्या है? मिक्सचर जो होता है वो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का बना होता है। उसमें जो उसका कंपोनेंट होता है वो किसी फिक्स्ड रेशियो में नहीं होता, किसी भी रेशियो में हो सकता है। तो हम लिखते हैं मिक्सचर का डेफिनेशन। इट इज मेड अप ऑफ टू or more substance in which ratio is not fixed. मैटर जो होता है वो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से बना होता है। उसमें जो रेशियो होता है उस सब्सटेंस का वो फिक्स्ड नहीं होता। जैसे हम बात कर लेते हैं साल्ट और वाटर के मिक्सचर का। इसमें जो होता है साल्ट और वाटर, इन दोनों का कंपोजिशन जो होता है वो किसी फिक्स्ड रेशियो में नहीं होता, किसी भी रेशियो में हो सकता है। और एग्जांपल ले लेते हैं, मिल्क, एयर, सैंड प्लस वाटर एक्सेट्रा। मिक्सचर के जो एग्जांपल है साल्ट प्लस वाटर, दोनों का मिक्सचर। मिल्क जो होता है वो भी एक मिक्सचर है। एयर, सैंड और भी चीजें होती हैं। ठीक है, हम आगे बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। Homogeneous mixture, a mixture in which all the components are uniformly distributed throughout the solution. इसमें जो होता है वो जो मिक्सचर के कंपोनेंट होते हैं वो throughout the solution, पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो हम इसे लिखते हैं in homogeneous mixture are the component of mixture uniformly distributed throughout the solution। जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं उसमें जो, अब हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं।
जो इसका एग्जाम्पल है वो है मिल्क salt plus water sugar solution। हम देखते हैं कि जो मिल्क होता है उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन होते हैं, वो कहीं कहीं नीचे नहीं बैठते। जैसे मान लेते सैंड और वाटर का जो एग्जाम्पल, उसमें सैंड नीचे बैठ जाता है। इसमें जो मिल्क होता है उसमें थ्रू आउट द सॉल्यूशन सभी कंपोनेंट्स जो होते हैं वो सेम रहते हैं। साल्ट और वाटर के सॉल्यूशन में भी यही चीज है, शुगर के सॉल्यूशन में भी है। इस जैसे इसमें भी जो शुगर सॉल्यूशन है इसमें वाटर और जो शुगर है वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं कि नहीं, शुगर अलग है और वाटर अलग है। तो आगे हम बात करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में अच्छा हम बताते हैं आपको हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें मिक्सचर का कंपोनेंट थ्रू आउट द सॉल्यूशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। तो हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, आप इसे लिख चुके होंगे तो हम इसे इरेज कर देते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमने आपको बताया कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें मिक्सचर के कंपोनेंट थ्रू आउट द सॉल्यूशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। तो इसका आप भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, मैं लिख के बता देता हूँ आपको। इन दिस टाइप of mixture components of solution is not distributed यूनिफॉर्मली। ये नॉन यूनिफॉर्म तरीके से पूरे सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे इसका एग्जांपल हो गया सैंड प्लस वाटर। मान लेते हैं इस हम ठीक हम आगे बढ़, यहाँ जो ब्लैक कलर से वाटर को रिप्रेजेंट कर देते हैं और रेड कलर से सैंड। यहाँ जो वाटर और सैंड का सॉल्यूशन है उसमें जो सैंड है वो नीचे बैठा है और वाटर ऊपर। तो इसमें जो दोनों सैंड और वाटर जो दोनों कंपोनेंट है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यहाँ पर देखिए सैंड ज्यादा है और यहाँ वाटर ज्यादा, यहाँ वाटर कम है और यहाँ सैंड कम। मतलब ये क्या है, ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। आगे हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कंक्रीट और वाटर। ये वाटर हो गया और रेड कलर से हम कंक्रीट को रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसमें भी हम देख रहे हैं कि वाटर और कंक्रीट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है थ्रू आउट द सॉल्यूशन। तो ये भी क्या है, ये भी हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, आप नोट कर चुके होंगे, हम आगे बढ़ते हैं।
काट दे। कोई काम स्टार्ट करूँगा मैं। हाँ। स्टार्ट करो। अब हम बात करते हैं सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज के बारे में। सब्सटेंस के दो प्रॉपर्टीज होते हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है और एक केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम यहाँ लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज लेंथ हो गया, उसका एरिया हो गया, और वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या लिख सकते हैं? लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी एक्सेट्रा। अब केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है उसका, जैसे एसिड बेस का रिएक्शन हो गया, उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। कंबस्टन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ओजन। तो हम क्या केमिकल प्रॉपर्टीज में लिख देते हैं कौन सा रिएक्शन के बारे में? कंबस्टन, ऑक्सीडेशन, न्यूट्रलाइजेशन। अब हम इसके मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है उसको मेजर करने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत, इसमें किसी भी केमिकल कंपोजिशन के चेंज की जरूरत नहीं होती, इसका आइडेंटिटी सेम रहेगा। इफ वी मेजर फिजिकल प्रॉपर्टीज of the substance, then its identity remains same। आप इसे नोट कर लें। अब हम आगे बताते हैं केमिकल को मेजर करते हैं तो उसमें चेंज होता है या नहीं उसके प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए हमें उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज की जरूरत पड़ती है। तो हम लिख देते हैं देयर इज चेंज इन केमिकल properties of substance।
if we measure chemical properties of the substance. तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़। अब हम ऐसा एक यूनिट एसआई यूनिट्स होता है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करता है। एसआई यूनिट्स इसके 7 बेस क्वांटिटी होते हैं। इसका फुल फॉर्म जो होता है उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ऐसा यूनिट्स जो होता है वो किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर, जैसे लेंथ, एरिया, स्पीड, वेलोसिटी और सब चीज को। तो एसआई यूनिट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसके जो होते हैं 7 क्वांटिटीज मेन होते हैं, जिसे हम बेस क्वांटिटी कहते हैं। तो 7 जो बेस क्वांटिटी होता है उसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी भी कहते हैं। हम बताते हैं आपको क्या क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity, number of mole of substance। तो मोल ये कितना हो गया? 2, 4, 6। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, मोल और टेम्परेचर। ये आपके 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। और जो इससे बनते हैं वो डेराइव्ड क्वांटिटी होता है। तो हम आपको बता रहे डेराइव्ड क्वांटिटी, जैसे आप जानते हैं स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। तो ये किससे बने? ये बेस क्वांटिटीज बने। ये डिस्टेंस क्या है? लेंथ। और ये टाइम। तो ये दोनों क्या है? बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी। जो डेराइव्ड क्वांटिटी होते हैं वो बेस क्वांटिटी से बने होते हैं। डेंसिटी भी हो गया, जैसे इसका यूनिट, इसका फॉर्मूला मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास क्या है? मास जो है हमारा वो बेस क्वांटिटी है और वॉल्यूम भी बेस क्वांटिटी। और जो दोनों से बने डेंसिटी वो क्या है? वो डेराइव्ड क्वांटिटी।
अब मास को किससे मास का यूनिट एसआई यूनिट मास का केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनेसेंसिटी का लैम्डा से करते हैं। मोल का तो आप जानते हैं, नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन नंबर। एन से रिप्रेजेंट करते हैं टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस। इसे मोल कहते हैं, एन से। इसके कहते हैं नंबर ऑफ। अब हम आगे बात करते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर बात कर चुके हैं, बात हम जानते हैं कि कंपाउंड के बारे में और एलिमेंट के बारे में हम आपको बताना भूल गए थे, तो हम बता देते हैं पहले से, तो आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट जो होता है वो किसी सिंगल एटम या मॉलिक्यूल से बने होते हैं। तो हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, इट इज मेड of single type of atoms or molecule। जैसे हो गया आयरन, ये क्या है? ये सिंगल एटम है। आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, एक्सेट्रा। हम बात करते हैं कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड इज मेड ऑफ टू और मोर टाइप, टू और मोर प्योर सब्सटेंस इन विच रेशियो ऑफ इट्स कंपोनेंट इज फिक्स्ड। तो हम कंपाउंड का डेफिनेशन लिख देते हैं, इट मेड of two or more pure substance in which ratio of component fixed होते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो कंपाउंड का एग्जाम्पल है, जैसे वाटर हो गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, मीथेन एक्सेट्रा। तो ले लेते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, और अमोनिया NH3। तो आप इसे नोट कर लीजिए। आप इसे नोट कर चुके होंगे।
अब हम बात करते हैं मास क्या होता है। मास द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ मैटर, जो किसी भी मैटर में जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसे मैटर कहते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द मैटर। अब मास का यूनिट हम पढ़ चुके हैं SI यूनिट में, तो मास का यूनिट क्या होता है? SI यूनिट ऑफ मास kg। लेकिन जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो kg बहुत बड़ा है। हम जब जाते हैं लैब में तो हम इसे वेट करते हैं ग्राम में इन लेबोरेटरी। We measure matter in gram। अब आपको इसके और इसके बारे में हम रिलेशन बता देते हैं, ग्राम और किलोग्राम। तो 1 kg जो होता है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है। 1 kg जो होता है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना होगा? 1/1000 kg। ये कन्वर्जन के लिए याद कर लीजिएगा 1 kg क्या होता है, किसके इक्वल। ठीक है, आगे हम बात करते हैं डेंसिटी के बारे में। उसके पहले वेट के बारे में बता देते हैं आपको। वेट क्या होता है? आपने सुना होगा इसका वेट उतना है। जब एनएलएम पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ेंगे इसका वेट 5 न्यूटन है, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन। उस ट्रेन पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। तो हम बताते हैं वेट क्या। वेट जो होता है वो जो अर्थ या किसी प्लेनेट जिस पर वो ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा उस पर कितना फोर्स लग रहा है, ये हर जगह वेरी करता है। अगर हम मून पर जाएंगे तो किसी मैटर या सब्सटेंस या हमारा वेट दूसरा होगा, अर्थ पर दूसरा होगा। जुपिटर पर जाएंगे उस पर मास वेट दूसरा होगा, मास सेम रहता है। तो वेट force experienced by the earth on हम अर्थ के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ अर्थ लिखे। अगर मून पर होते तो मून के बाद हम यहाँ प्लेनेट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम अर्थ के लिए बात करें तो अर्थ पर लिखते हैं। तो वेट का ऐसा यूनिट हम इसे किसमें मेजर करते हैं? वेट को न्यूटन में। 1 न्यूटन इसके इक्वल होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हर एक जगह वेरी करता है। वेट हर जगह फिक्स्ड नहीं होता। अगर हमारा वेट यहाँ कुछ मान लेते हैं A है, तो अगर किसी दूसरे प्लेनेट पे जाएंगे तो वहाँ B होगा।
वहाँ ए नहीं होगा। आप इसे नोट कर चुके होंगे, हम इसे इरेज करते हैं। अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम आपने सुना होगा, उसका वॉल्यूम आपने सुना होगा इस पानी का वॉल्यूम इतना है, इस मार्कर का वॉल्यूम इतना। मैथ में भी आप सुनेंगे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस। तो हम वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम वो स्पेस कितना ऑक्युपाई कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस, उसी को वॉल्यूम कहते हैं। तो हम वॉल्यूम स्पेस ऑक्युपाई by the substance or object। इसका एसआई यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? क्या आपको पता है? नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं, कुछ लोगों को पता भी होगा। एसआई यूनिट मीटर क्यूब। ये बहुत बड़ा यूनिट है। जब हम केमिकल लेबोरेटरी में जाते हैं केमिस्ट्री के, तो हम इतना बड़ा वॉल्यूम मेजर नहीं करते, हम उसे ml में मेजर करते हैं। तो हमें वहाँ जब जाएंगे तो हम इसे मीटर क्यूब में नहीं मेजर करेंगे, ml में। और 1 ml जो होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, या फिर लीटर में मेजर करते हैं। 1 लीटर कितना होता है? 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब। आगे हम पढ़ते हैं और डेंसिटी के बारे में बताते हैं कि डेंसिटी क्या। आप इसे नोट कर चुके होंगे। आपने तो डेंसिटी सुना होगा, डेंसिटी सब बहुत जगह यूज होता है। डेंसिटी जो होता है वो, उसका जो मीनिंग होता है वो होता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब डेंसिटी it is ratio of mass of the substance to its volume। mass per unit volume। मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट बताएं आपको, मीटर क्यूब। तो इसे क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम पर मीटर क्यूब या मीटर। अब ये बहुत बड़ा क्वांटिटी है, तो इसे हम जब मेजर करते हैं छोटे क्वांटिटी में तो हम वॉल्यूम का यूनिट लिखते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसे हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बदलते हैं, देखते हैं कैसे बदलते। 1 kg किसके इक्वल होता है? 1000 ग्राम। और 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है? आप तो जानते ही होंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो हम इसे देखते हैं, हम लिखेंगे 1 kg, इसके लिए 1000 पर मीटर क्यूब। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 क्यूब।
एक मिनट रुकोगे। वीडियो में नहीं जाओगे। तो अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं मीटर, सेंटीमीटर और ग्राम के रिस्पेक्ट में। तो 1 kg को जब ग्राम में बदलेंगे तो कितना है 1000 ग्राम। सेंटीमीटर में 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या है 100 के पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 10 to the power -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आगे हम, आप इसे नोट कर लीजिएगा। आगे हम बताते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है। आपने टेम्परेचर तो बहुत सुना होगा कि इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस, बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। तो आपने सुना होगा, तो आपने क्या सोचा है कि टेम्परेचर किसे कहते हैं। तो हम बताते हैं आपको टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर जो होता है किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट के डिग्री या हॉटनेस या कोल्डनेस का बताता है। टेम्परेचर इट मेजर डिग्री ऑफ hotness or coldness of the body। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम 3 स्केल के बारे में बात करेंगे। एक स्केल डिग्री सेल्सियस, एक फ़ारेनहाइट और एक केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस स्केल के बारे में बात, तो पहले हम बता फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के स्केल में रिलेशन फाइंड करेंगे। ये मान लेते हैं ये है हमारा एक स्केल डिग्री सेल्सियस वाला, ये एक फ़ारेनहाइट वाला, ये केल्विन वाला। तीनों का जो लोअर पोजीशन होगा वो सेम होगा लगभग। तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस इसका लोवेस्ट टेम्परेचर, इसका 32 डिग्री सेल्सियस और केल्विन का 273.15 केल्विन इसका फ़ारेनहाइट। इसका अपर टेम्परेचर कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस और इसका 212 फ़ारेनहाइट। इसका कितना होगा, इसका होगा 373.15। अब ये जो होता है इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का और इसके बीच का डिस्टेंस सेम होता है, मान लेते हैं इसे h। मान लेते हैं किसी समय इसका टेम्परेचर T है और इसका टेम्परेचर F है और इस पर K है। इसे हम L पहले ले लेते हैं और ये H मान लेते हैं। तो इन तीनों के लिए जो H/L होगा वो कांस्टेंट होगा। अब हम यहाँ से फाइंड करेंगे कि तीनों में रिलेशन क्या है। तो हम बात करते हैं इसका अपर लिमिट 100 डिग्री सेल्सियस। लो अब टेम्परेचर इस पॉइंट पे कितना T है। अब अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट 100 माइनस 0 कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस। इसका अपर पॉइंट 212 फ़ारेनहाइट। ये इसका टेम्परेचर F
और इस पर 32 फ़ारेनहाइट और अपर टेम्परेचर 212, तो दोनों का डिफरेंस 180। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ 0 0 कैंसिल, यहाँ 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, तो यहाँ क्या होगा 900 माइनस 90, इसे हम डिग्री सेल्सियस हटा देते हैं, इज इक्वल टू, ये कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई 5 से करेंगे कितना होगा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15 और 1 17 और 5 2 जा 10, 1 11 माइनस कितना 5f। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो f इज इक्वल टू, f इधर आएगा पॉजिटिव होगा, ये 900 माइनस 11 और 70 कितना होगा 270, ये कितना होगा 90, 5f। f इज इक्वल टू 9/5 t प्लस 32, यह फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में रिलेशन स्केल में दोनों के। अब ऐसे हम केल्विन के और इसके बाद में भी फाइंड कर सकते हैं। जो इसका होगा, इसका अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस टेम्परेचर एट दैट पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर एट दैट पॉइंट T, उसके बाद अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना है 100, इसका भी देखते हैं, टेम्परेचर एट दैट पॉइंट माइनस ये पॉइंट पे जो टेम्परेचर है तो कितना है 373.15 माइनस के बाई इसका अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट 100, तो 100 कैंसिल हो गया। तो यहाँ देखते हैं इसमें और इसमें रिलेशन क्या है। तो यहाँ देखते हैं ये 273.15 प्लस के इज इक्वल टू टी, टेम्परेचर और इसमें केल्विन वाले स्केल में रिलेशन डिग्री सेल्सियस और केल्विन वाले। बस हम आगे अब यहीं पर लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू।